ये वो खेत है जहां चारों तरफ मिट्टी, फसल और कुछ लोग खुदाई करते हुए नजर आते हैं। पुलिस की निगरानी में मजदूर लगातार मिट्टी हटाए जा रहे हैं। तब कुछ फीट नीचे पहुंचने के बाद माहौल अचानक से बदल जाता है और तब जमीन के अंदर से आती तेज बदबू किसी बड़े शक की तरफ इशारा करने लग जाती है। तब खुदाई जारी रहती है और फिर जो मिलता है वहां मौजूद हर एक इंसान को सन्न कर देता है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 5 वहां से बरामद होते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पांचों शव किसी अलग अलग घरों से नहीं थे, बल्कि एक ही परिवार के 5 लोग थे जिन्हें प्लानिंग के तहत जमीन में दफनाया गया था, जो कि 40 से 47 दिन बाद एक खौफनाक सच बनकर सामने आया था। लेकिन आखिरकार कैसे और क्यों इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी 40 से 47 दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी? बस यही वो धुंधलापन है जिसे आज की ब्लड फाइल में हम डिकोड करने वाले हैं। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर कस्बे का है। यहाँ रहने वाली 45 साल की ममता बाई कास्ते आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखती थी। कई साल पहले उनके पति गुजर चुके थे और पति के जाने के बाद की जिंदगी आसान नहीं रही, क्योंकि घर चलाने के साथ अपने 3 बेटियों को भी संभालना था। लेकिन फिर भी ममता बाई ने यहाँ पे हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों के घरों में जा करके काम करना शुरू किया, मजदूरी की और तंगी के बीच जैसे तैसे अपने परिवार को संभाला। सबसे बड़ी बेटी भारती, उसके बाद रूपाली और सबसे छोटी दिव्या। बचपन से माँ को संघर्ष में देख करके वो बहुत ही जल्दी जिम्मेदार हो जाते हैं उनके बच्चे, जो कि भारती बढ़ती उम्र के साथ ही फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर देती है और बाद में बेहतर कमाई की उम्मीद में पीथमपुर चली जाती है। वहीं रूपाली घर पे रह करके छोटे मोटे काम करती है, अपने माँ का हाथ बटाना शुरू कर देती है। घर में पैसों की कमी भले थी, लेकिन अपनापन बिल्कुल भी कम नहीं था और यही वो वजह थी कि रिश्तेदारों के बच्चे भी अक्सर छुट्टियों में उनके यहाँ रहने के लिए चले आया करते थे। और साल 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। इन्हीं दौरान ममता बाई के रिश्तेदारों में से 2 बच्चे, एक 15 साल की पूजा और 14 साल का पवन, उनके घर पे छुट्टियां बिताने के लिए आ जाते हैं। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और फिर 13 मई 2021 की रात भारती ने रोजाना की तरह अपनी माँ को फ़ोन किया, जो कि पीथमपुर काम करने के लिए गई हुई थी। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो कमा के घर चलाने के लिए पैसा भेजा करती थी। और उस दिन भी उसने रोज़ की तरह अपनी माँ से बातचीत की, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। लेकिन उस रोज़ फ़ोन रखने से पहले भारती ने अपनी माँ को, मतलब कि ममता बाई को, उसके खाते में 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बातचीत अब उसके परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ आखिरी बातचीत होने वाली है। और फिर अगले दिन पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन घर से ममता बाई का कोई भी कॉल या मैसेज भारती को रिसीव नहीं होता है। मतलब कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं करता है। शुरुआत में भारती ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि शायद किसी न किसी काम में लोग बिजी होंगे। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं और परिवार का कोई भी संपर्क में उनके नहीं आता है, तो बेचैनी अपने आप में बढ़ने लग जाती है। और फिर 17 मई को भारती सीधे अपने घर पीथमपुर चली आती है और वहाँ आने के बाद जो वो देखती है, मतलब वो शौक रह जाती है, क्योंकि घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है। वो वही घर था जहां बिना बताए कोई घर से जाता नहीं था, लेकिन अब ताला लटका हुआ देख करके उसका दिल बैठा जाता है। इसीलिए भारती ने अब आसपास के लोगों से पूछताछ की, रिश्तेदारों को फ़ोन किए, लेकिन किसी के पास भी उसका कोई साफ जवाब नहीं था। हर गुजरते घंटे के साथ उसका डर भी और बढ़ता जा रहा था और आखिरकार वो मदद के लिए नेमावर पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरे परिवार की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं जितनी की जरूरत थी। उधर भारती को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। कुछ गट फीलिंग्स आती है ना, वैसा गट फीलिंग्स उसे भी आ रही थी कि कुछ तो गलत हुआ है, जो कि अभी तक सामने नहीं आया। और उसका ये शक तब जाकर के और गहरा हो जाता है जब अचानक से रूपाली के फ़ोन से एक मैसेज आता है कि दीदी मैं ठीक हूँ, मैं शादी कर रही हूँ और छोटी बहन की भी शादी करवा रही हूँ, हम सब ठीक है, हमें मत ढूंढना। जो कि पहली नज़र में ये मैसेज किसी भागकर शादी करने वाले मामले जैसा ही लग रहा था कि वो भागकर शादी कर रही है, इसलिए ऐसा मैसेज कर रही है। लेकिन भारती को बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि अगर रूपाली कहीं चली गई है, भागकर शादी कर रही है, तो बाकी के लोग कहाँ चले गए? उसकी माँ ममता बाई, दिव्या, पूजा, पवन अचानक एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं?
यहीं से भारती ने सिर्फ इंतजार करना छोड़ दिया और उसने अब लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने निकल कर नहीं आ रहा था और आखिरकार उसने जय आदिवासी युवा शक्ति और दूसरे आदिवासी संगठनों से संपर्क किया। मामला आदिवासी परिवार से जुड़ा हुआ था, इसीलिए धीरे धीरे पूरा समुदाय एकजुट होने लगा। तब नेमावर और देवास में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, रैलियां निकाली गई और पुलिस पर दबाव बढ़ना शुरू हो चुका था। तब जाकर के पुलिस की नींद टूटी और पुलिस ने जांच में तेजी लाई। फिर रूपाली के नंबर को ट्रेस किया गया, लेकिन यहाँ केस सुलझने की बजाय और भी उलझता चला गया, क्योंकि रूपाली की फोन की लोकेशन कभी सीहोर दिखाती, कभी भोपाल, तो कभी कुछ एक्टिविटी ऐसी जगहों पर भी देखी गई। ऐसी चीजें सामने आई जिसने पुलिस को भी चिंता में डाल दिया। मतलब एक समय तो पुलिस वालों को लगा कि ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है और इसीलिए उन सभी के फोटो जो है जगह जगह पे लगाए जाते हैं, बस स्टैंड पे, मतलब पब्लिक प्लेस में उनकी फोटो चिपकाई जाती है कि वो कहीं भी दिखे तो उनके बारे में जानकारी पुलिस को मिल सके। लेकिन परिवार का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। फिर अचानक रूपाली के फोन की लोकेशन कोरोल डैम के पास बने एक पिकनिक स्पॉट पर दिखाई पड़ती है और यहीं से पुलिस के मन में एक नया शक पैदा हो जाता है कि अगर रूपाली सच में परिवार से छिपकर शादी करने भागी थी तो वो इतनी भीड़ भाड़ वाली पब्लिक प्लेस पे क्या कर रही थी। कोरोल डैम पिकनिक स्पॉट पर वहाँ पे कई लोग आते जाते हैं, कई लोगों का भीड़ भाड़ होता है, तो वहाँ पे उसे कोई भी देख करके पहचान सकता था, क्योंकि उसकी पोस्टर लगवा दिए गए थे, तो कोई भी पहचान करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था। तो इसीलिए यहाँ से पुलिस का फोकस जो है बदलना शुरू हो जाता है। पुलिस ने रूपाली के पर्सनल डेटा और कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच शुरू कर देती है। तब सीडीआर खंगालने के दौरान एक नंबर बार बार सामने आ रहा होता है, एक ऐसा नंबर जिस पर रूपाली की कई बार बातचीत सामने आती है। यह नंबर था 28 साल के सुरेंद्र सिंह राजपूत का, जिसे कुछ जगहों पर सुरेंद्र चौहान कहकर भी पुकारा जाता है। नेमावर बस स्टैंड के पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और वो एक हिंदू संगठन से भी जुड़ा हुआ बताया जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कुछ और थी, क्योंकि सुरेंद्र कोई ऐसा नाम नहीं था जो कि जांच के दौरान पहली बार सामने आया हो। दरअसल परिवार के गायब होने के बाद वो खुद भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था। वो खुद को ममता बाई का जानने वाला बताता था। शुरुआत में पुलिस उसे मदद करने वाला एक इंसान समझ रही थी, लेकिन अब वही नाम शक के घेरे में आ चुका था। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और गांव में सुरेंद्र के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तब एक बड़ा खुलासा होता है, वो सच सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पता चलता है कि सुरेंद्र और रूपाली का करीब 3 साल से अफेयर चल रहा था। अब ये जानने के बाद पुलिस का शक जो है काफी मजबूत हो चुका होता है। लेकिन एक बात ये थी कि सिर्फ अफेयर होना और उसे किलर ठहरा देना ये भी जायज नहीं था। इसीलिए जांच को आगे बढ़ाया जाता है। पुलिस ने फैसला किया कि सुरेंद्र के सबसे करीबी लोगों से पूछताछ की जाए। इसी दौरान नाम सामने आया विवेक तिवारी का, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और सुरेंद्र का करीबी दोस्त था। तब विवेक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। शुरुआत में उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब गोलमोल मिलते हैं, लेकिन पूछताछ लंबी चलती है और आखिरकार कई घंटों की पूछताछ में विवेक टूट जाता है। तब उसने जो कबूल किया, उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उसने रोते हुए कबूल किया कि सुरेंद्र के कहने पर उसने और उसके साथियों ने 5 लोगों को खत्म करने के बाद खेत में दफनाने में उसने खुद मदद की थी। ये बयान मिलते ही पुलिस ने देर नहीं की और 25 जून 2021 की रात को ही सुरेंद्र के घर पे दबिश डाली जाती है और सोते हुए सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर आगे उसके साथ साथ जो बाकी के साथी थे, उसका भाई वीरेंद्र, विवेक तिवारी और अन्य साथियों को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और फिर धीरे धीरे पूरे मामले की तस्वीर साफ होने लग जाती है और जांच में ये सामने आता है कि इस खौफनाक साजिश में कुल 5 नहीं बल्कि 9 लोग शामिल थे और उन्हीं 9 लोगों ने मिलकर ममता बाई, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन उन्हें मौत के घाट उतारा था। मगर क्यों? तो इसके पीछे की सच्चाई ये है। दरअसल सुरेंद्र ने रूपाली को काफी समझाने की कोशिश की। वो उसे समझाता कि वो उसे भूल जाए, क्योंकि वो शादी अब उससे नहीं करना चाहता था। लेकिन रूपाली के लिए वो रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास वाला नहीं था। वो सुरेंद्र के साथ जिंदगी बिताने की उम्मीदें जोड़ चुकी थी, क्योंकि एक वक्त था जब दोनों ही एक दूसरे को उतना ही प्यार करते थे। लेकिन वक्त के साथ सुरेंद्र बदल गया, लेकिन रूपाली बेचारी वहीं पर ठहरी रही। अब सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई थी। तब रूपाली ने सुरेंद्र की होने वाली पत्नी के नाम से
फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उस पर मंगेतर के फोटो के साथ उसका नंबर डाल दिया। साथ ही ऐसा पोस्ट किया जिससे लगे कि वो किसी भी रिश्ते के लिए तैयार है। मतलब मकसद ये था कि मंगेतर की बदनामी करने के बाद सुरेंद्र की शादी रोकी जा सके। इसीलिए धीरे धीरे दोनों के बीच अब तनाव बढ़ने लगा था। तब मामला इतना बढ़ चुका था कि लड़की के परिवार वालों तक बात पहुंच चुकी थी और हालत यहां तक पहुंच चुके थे कि सुरेंद्र को डर था कि अगर मामला और बढ़ा तो उसकी शादी टूट सकती है। और यहीं से एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। जांच में सामने आया कि सुरेंद्र ने अपने करीबी लोगों से बात की। उसने अपने दोस्त विवेक तिवारी और अपने भाई वीरेंद्र को पूरा मामला बताया, लेकिन उनके दोस्तों ने, उनके भाइयों ने, बाकी के लोगों ने सुरेंद्र को रोकने की बजाय उन सब ने मिलकर उनका साथ देना ही जरूरी समझा। इसके बाद एक खूनी योजना बनाई गई और फिर आई वो मनहूस तारीख जिसने एक परिवार को बिना बात के उजाड़ के रख दिया। तारीख थी 13 मई 2021। सुरेंद्र ने रूपाली को फ़ोन किया। उसने कहा कि वो मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अब दोनों के बीच जो तनाव चल रहा था उसे वो ख़त्म करना चाहता है। कुछ इस तरह से वो रूपाली से बातें करता है। अब रूपाली को लगा कि शायद सुरेंद्र अब रिश्ते को बचाना चाहता है और वो उसके साथ आगे चल के शादी करेगा। यही सोच करके वो उससे मिलने को तैयार हो जाती है और उससे मिलने निकल पड़ती है। हालांकि ममता बाई यानी कि रूपाली की माँ ये जानती थी कि रूपाली किससे मिलने जा रही है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटे जिस मुलाकात के लिए घर से निकली है वो वापस लौटकर नहीं आने वाली। अब जांच के मुताबिक रूपाली जब सुरेंद्र के खेत पर पहुंचती है तो वहां सुरेंद्र पहले से मौजूद था। शुरुआत में बातचीत होती है, सुरेंद्र उसे समझाने की कोशिश करता है, जो कि सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि उसने पहले से ही सारा प्लान बना लिया था कि उसे अब क्या करना है। हालांकि ये बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पे मामला शांत बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रूपाली ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर शादी से इनकार किया तो वो उस सुरेंद्र के होने वाली जो मतलब उसके ससुराल वाले थे, उसकी जो मंगेतर थी, उन सभी को वो अपना सच बता देगी कि उनके बीच क्या क्या चल रहा है। बस यहीं पर ये बात पूरी तरह से बिगड़ जाती है। पुलिस के मुताबिक उस दौरान सुरेंद्र ने इशारा किया और वहां पीछे छुपे हुए विवेक और वीरेंद्र बाहर आते हैं। आरोप है कि राजकुमार नाम के आरोपी ने नॉयलन की एक रस्सी सुरेंद्र को देता है और फिर उसी रस्सी से रूपाली का गला घोट के उसे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन गाइस, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल डर अब शुरू होता है। सुरेंद्र जानता था कि ममता बाई यानी कि रूपाली की माँ ये जानती है कि रूपाली उस समय किससे मिलने गई है। अब रूपाली अचानक से इस तरीके से गायब हो जाए तो शक सीधा उसी पर आता, और यही सोच करके उसने एक नया खेल शुरू किया। यानी कि यहाँ से वो पड़ाव शुरू हुआ जो नाइट मेयर में बदल गया। सुरेंद्र ने ममता बाई को फोन किया। उसने कहा कि रूपाली की तबीयत बिगड़ गई है, वो बेहोश हो गई है, जल्दी से खेत पर आ जाइए और साथ में दिव्या, पूजा और पवन को भी लेकर आइए ताकि मदद मिल सके। एक माँ के लिए इतना सुनना ही काफी होता है। ममता बाई ने बिना देर किए उन सभी को लेकर के वहां पहुंच जाती है। जहां खेत पर पहुंचने के बाद ममता बाई ने अपनी बेटी को जमीन पर उस हालात में पड़ा हुआ देखा। उस पल उन पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें उस समय संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक एक करके ममता बाई, दिव्या, पूजा और पवन को भी उसी तरीके से गला दबा के खत्म कर दिया। मतलब कुछ ही देर पहले एक परिवार जिंदा था, हंसता खेलता पूरा परिवार था, और अब 5 लोग उस खेत में मृत हालत में पड़े थे। लेकिन आरोपियों का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शवों को छिपाने की तैयारी पहले से कर ली गई थी। खेत में पहले से जेसीबी से गहरा गड्ढा खुदवा लिया गया था और अब घटना के बाद सभी शवों को उसी गड्ढे में फेंका गया। पुलिस के अनुसार उन पर नमक और यूरिया भी डाल दिया गया था ताकि शरीर जल्दी से नष्ट हो जाए और सभी सबूत जल्दी से खत्म हो जाए, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के सब कुछ प्लेन कर दिया गया। अब ऊपर से देखने पर तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जमीन के नीचे एक पूरा परिवार दफन है। लेकिन जैसा कि इतना करना ही उनके लिए काफ़ी नहीं था कि इस घटना के बाद उस खेत में मक्के की खेती भी करवा दी जाती है ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी थी, वो था रूपाली का फ़ोन, जो कि सुरेंद्र ने अपने पास रखा हुआ था और पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर उसकी अलग अलग लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि ऐसा लगे कि रूपाली जिंदा है, कहीं छिपकर रह रही है और पुलिस से बच रही है। कुछ समय तक यह तरीका काम भी करता है, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी बनाई हुई इस पूरी कहानी के सामने एक इंसान लगातार खड़ा है। वो थे रूपाली की बड़ी बहन भारती, जिसने कड़ी मेहनत करके आरोपियों को जेल तक पहुंचा दिया और आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही उस जगह तक पहुंचा जाता है और खेत की खुदाई शुरू कर दी जाती है।
यानी कि 29 जून 2021 की सुबह गुमशुदगी के तकरीबन 47 दिन बाद पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी बुलाई जाती है, खेत में खुदाई शुरू होती है और एक एक करके वो सभी शव बाहर निकाले जाते हैं। हालांकि ये केस सीबीआई तक भी पहुंचा और करीब 9 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मामले में अपनी चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट में कुल 9 आरोपियों के नाम कुछ इस तरीके से सामने आ जाते हैं। खैर, अब कहने सुनने को बस इतना ही है कि बी सेफ, बी केयरफुल। हालांकि कुछ पैटर्न होते हैं जो कि हम क्राइम के केसेस को कवर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये बात हुई ही क्यों। अचानक कुछ भी नहीं होता, लेकिन पैटर्न को अगर समझा जाए तो अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। वैसे अगर आप चाहते हैं अवेयरनेस और फैले और इस वीडियो में काफ़ी अच्छी रीच मिले तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी आपको अच्छा बुरा लगा, आपका जो भी ओपिनियन हो, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट केस में। बाय बाय।